हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर होने वाला है। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। आप एक बार मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद आपको लगेगा क्या जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके इम्पोर्टेंट ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं यहाँ पर शुरू करते हैं। जैसे ही पेपर का लेवल होता है उसी प्रकार से आपके क्वेश्चन को यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। और जो भी लोग नए होंगे प्लीज, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। हम समय नहीं लेंगे ज़्यादा, क्योंकि अभी आपके पास जो भी लोअर पीसेस का अगर बच्चों का पेपर होगा तो बहुत कम समय बचा है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। इसका अगर पीडीएफ लेना होगा तो पीडीएफ आप कहाँ से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, वहां से जाकर सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ ऐप पर भी मिल जाएगा पीडीएफ, जो लोग ऐप पे हैं वहां से या ऐप से भी ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश, क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के पहले तेंदुआ सफारी पार्क। देखिए अब ये क्या है, जो तेंदुआ सफारी पार्क है ये उत्तर प्रदेश का पहला है। तो यही याद रखना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये उत्तर प्रदेश का कौन सा सफारी पार्क है, कि ये पहला सफारी पार्क है। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन क्या कर रहा है स्टेटमेंट, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का पहला तेंदुआ सफारी पार्क पीलीभीत जिले के, कहाँ पे, पीलीभीत जिले के गोपालपुर बनखंड में बनाया जा रहा है। पीलीभीत जिले के गोपालपुर बनखंड में बनाया जा रहा है, ये याद रख। तो पीलीभीत जिला कहाँ पे पड़ेगा, तो ऊपर वाले एरिया में पड़ेगा, तराई वाले एरिया में। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, पीलीभीत जिले के गोपालपुर बनखंड में बनाया जा रहा है। ये सही है या गलत है, तो ये स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। अब कह रहे हैं कि इस पार्क को जनवरी 2029 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। तो क्या ये 2029 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है? नहीं, इसको 2027 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। तो यहाँ पर 2027 कर लेंगे और ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। करें इस प्रोजेक्ट के तहत पीलीभीत और शाहजहांपुर की ओर दो आकर्षक द्वारों का निर्माण किया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट के तहत जो पीलीभीत है और शाहजहांपुर है, तो पीलीभीत शाहजहांपुर की ओर से दो आकर्षक द्वारों का निर्माण किया जाएगा। एक द्वार ये, एक द्वार ये, एक आपका पीलीभीत, एक आपका शाहजहांपुर निर्माण किया जाए। तो ये एकदम सही है। तो कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा आपका स्टेटमेंट क्या है, ये सही है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है आपका, ये दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। इस पार्क को 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अब देखिए नौसेना सौर वाटिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नौसेना सौर वाटिका के पहला स्टेटमेंट पढ़िए, कह रहे हैं नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन 30 मई 30 मई 2026 को लखनऊ में किया गया। कहां पर किया गया, 30 मई 2026 को इसका उद्घाटन लखनऊ में किया गया। दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसमें आईएनएस गोमती, क्या करें, इसमें आईएनएस गोमती से प्राप्त जो कलाकृति और हथियार प्रणालियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। तो इसमें जो है आपका जो आईएनएस गोमती है उससे प्राप्त कलाकृतियों और हथियार प्रणालियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। तीसरा क्या कर रहा है, यह संग्रहालय 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में 49 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है गलत है, तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है एकदम सही है। 30 मई 2026 को लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया। अच्छा, जब उद्घाटन किया गया तो कोई आएगा भी उद्घाटन करने वाला, तो कौन है, यहाँ पर जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह जी। ठीक है, दो लोग का नाम याद रख लेंगे, कौन है, राजनाथ सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, और कौन से हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो याद रख लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्य, ये दोनों लोग ने इसका क्या किया, उद्घाटन किया। तो ये याद रख, पहला वाला सही है। दूसरा करें आईएस गोमती से प्राप्त कलाकृति, ये भी आपका सही है। करें 5 एकड़ में ये है। ठीक है, करें 5 एकड़ में और 49 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जा रहा है।
अब देखिए ये 5 एकड़ में नहीं, ये 2 एकड़ में होगा। यहाँ 2 एकड़ लिख दीजिएगा और ये 19 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जा रहा है। 19 करोड़ लागत से और 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में। ये दोनों याद रख लेंगे। अब क्योंकि अब देखिए यहाँ पर आईएनएस गोमती आया है, यहाँ लिखा नहीं गया आईएनएस गोमती। इसका क्या रोल है? देखिए आईएनएस गोमती का ये रोल है कि जो आईएनएस गोमती है, ये अभी सेवा मतलब अभी ने 2-4 साल पहले सेवा मुक्त कर दिया गया था। 34 वर्षों की ये सेवा दिया था। और गोमती, जैसे लखनऊ में गोमती नदी बढ़ती है ना, तो उसी के नाम पे था। तो 34 वर्षों की सेवा दिया था। इसको सेवा मुक्त कब कर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा? 29 मई को सेवा मुक्त कर दिया गया था। 29 मई 2022 को, तो 29 मई 2022 को इसको सेवा मुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। नौसेना सौर्य वाटिका लखनऊ में उद्घाटन किया गया। कौन सा सही हो जाएगा? पहला, दूसरा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा। करें उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। करें पहला वाला, करें जून 2026 में बलिया जिले में स्थित सुरहा ताल। अब देखिए बलिया जिले में जो सुरहा ताल है, उसी को जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं, को भारत का 100वां, क्या करें, भारत का 100वां तथा उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित किया गया। तो ये तो सही है, भारत का 100वां और उत्तर प्रदेश का 13वां। तो उत्तर प्रदेश में 13 रामसर स्थल हो गए हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट एकदम सही है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। जिसको सुरहा ताल को जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं, कहाँ पे है? ये बलिया जिले में है। ये याद हो गया। अब देखिए बलिया जिले की खासियत क्या है, तो बलिया जिला जो आपका है, ये सबसे आपका पूरब में है। और गंगा नदी जो है यहीं से इंटर करती है बिहार में। तो ये सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? आपका बलिया है। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा? शामली है। ये शामली वाला ना सबसे पश्चिमी। ठीक है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो ये सहारनपुर है। ये याद रख लेंगे। दक्षिणी तो आप सब जानते हैं ललितपुर है। तो ये ऐसे याद कर लेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश में स्थित ऊपरी गंगा नदी, नदी नहीं होना चाहिए, यहाँ नहर होना चाहिए। ये ऊपरी गंगा नहर जो है, ये गंगा नदी से निकाला गया है। ब्रजघाट से नरौरा, कहाँ से? ब्रजघाट से नरौरा राज्य का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रामसर स्थल है। करें उत्तर प्रदेश में जो ऊपरी गंगा नहर है, ये राज्य का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रामसर स्थल है। ये दूसरा स्टेटमेंट। ये करें तीसरा स्टेटमेंट करें, वर्तमान में भारत में सर्वाधिक रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद तमिलनाडु का दूसरा स्थान पड़ जाता है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा सही है आपका? ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ये दूसरा स्टेटमेंट, ये तीसरा स्टेटमेंट करा है, ये तीसरा स्टेटमेंट एकदम गलत गलत है। क्यों गलत है? अब देखिए ये आपका क्या है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो 13 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 13 है, लेकिन तमिलनाडु में अभी 20 है। ठीक है, तो तमिलनाडु में 20, उत्तर प्रदेश में 13 है। और उत्तर प्रदेश में स्थित ऊपरी गंगा जो नहर है, ये ब्रजघाट से नरौरा सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। तो ये भी याद रख लेंगे। ये जो कब जो ये सब कब आया था, कब रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था, तो ये 2005 में दिया गया था। तो 2005 में ये जो रामसर स्थल का ये दर्जा दिया गया था। तो एकदम आपका सही है, ये याद रखें। तो इतना चीजें आपको याद रखना। अभी अप्रैल 2026 में, अब ये क्या करा, जून 2026 में बलिया जिले में सुरहा ताल को, अभी अप्रैल 2026 में आपको याद रखना होगा। यहाँ पे एक और झील है जिसका नाम क्या है, सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। इसका नाम याद रख लेंगे, सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। तो सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जो है, इसको कब दर्जा दिया गया? इसको अप्रैल 2026 में इसको भी अधिसूचित किया गया। तो ज्यादा दिन नहीं हुआ है, अप्रैल 2026 में सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। अच्छा ये है कहाँ पे? तो ये अलीगढ़ में पड़ता है। कहाँ पे? अलीगढ़ में पड़ता है। तो सब 13 है, 13 याद कर लीजिए। चलिए मैं याद भी करवा देता हूँ, हो सकता है आपका यहाँ रिवीजन भी हो जाए। तो फिर क्या है, पहला क्या है आपका जो अभी रिसेंट में दिया गया, सुरहा ताल है। कौन सा है? सुरहा ताल। ठीक है, सुरहा ताल कहाँ पे पड़ता है? सुरहा ताल आपका बलिया में पड़ता है, जो भी हमने बता दिया। ठीक है, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा आपका क्या है, पटना पक्षी अभ्यारण्य। वो सॉरी सेखा, तो याद रख लेंगे क्या है, सेखा। तो सेखा
झील पक्षी अभयारण्य। तो शेखा झील पक्षी अभयारण्य क्या है? ये अलीगढ़ में है। तो अलीगढ़ में है। इसको अप्रैल 2026 में, ठीक है, अप्रैल 2026 में मतलब अधिसूचित किया गया। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा आपका है पटना। तो याद रख लेंगे, पटना पक्षी अभयारण्य। पटना पक्षी अभयारण्य। तो जो पटना पक्षी अभयारण्य है, ये कब अधिसूचित किया गया है? ये फरवरी में। ये भी याद रख लेंगे, ये फरवरी 2026 में। तो 2026 में ये देखिए, ये आपका जून 2026 में, जून 2026 में, ये अप्रैल 2026 में, और ये फरवरी 2026 में। तीनों का नाम याद रख लेंगे। ये 2026 में ही पहले 10 थे, और यही तीनों क्या हुए? शामिल हो गए। अब हम 13 हो गए हमारे उत्तर प्रदेश में। तीसरा हो गया। चौथा कौन सा होगा? तो चौथा आपका हैदरपुर। हैदरपुर कहाँ पर है? हैदरपुर। तो हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ पे है? तो ये आपका मुजफ्फरनगर में है। तो ये याद रख लेंगे, मुजफ्फरनगर में है ये। पांचवा कौन सा होगा? तो पांचवा आपका है बखीरा। तो बखीरा कहाँ पे है? तो बखीरा आपका संत कबीर नगर में है। संत कबीर नगर। संत कबीर। छठा कौन सा होगा आपका? तो छठा कौन सा होगा? सुर सरोवर। सुर सरोवर। तो ये सुर सरोवर कहाँ पे है? ये कई बार पूछा जाता है, सुर सरोवर। तो सुर सरोवर आपका कहाँ पे पड़ता है? तो सुर सरोवर आपका आगरा में पड़ता है। इसी सुर सरोवर को कीठम झील भी बोलते हैं। कीठम झील। कीठम झील बोलिए, सुर सरोवर बोलिए, बात एक ही है। ये आपका आगरा में पड़ता है। तो ये आगरा में पड़ता है। छठा। सातवां हो गया। सातवां क्या बोलेंगे आप? सरसई नवार। ठीक है, सरसई नावर। तो सरसई नावर कहाँ पे पड़ता है? तो सरसई नावर झील कहाँ पे पड़ता है? ये इटावा में पड़ता है। तो याद रख लेंगे क्या है? ये इटावा में पड़ता है सरसई नावर। इसके बाद सातवां हो गया। आठवां। आठवां कौन सा है आपका? सांडी पक्षी अभयारण्य। तो सांडी याद रख लेंगे, सांडी पक्षी अभयारण्य। सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ पे पड़ता है? तो ये हरदोई में पड़ता है। हरदोई। तो हरदोई में पड़ता है। आठवां हो गया। नौवां। नौवां कौन हो गया? समसपुर। समसपुर पक्षी अभयारण्य। समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पड़ता है? ये रायबरेली में पड़ता है। रायबरेली में। समसपुर हो गया नौवां। दसवां। दसवां कौन सा आपका हो गया? दसवां हो गया समसपुर हो गया। अब समान हो गया। समान। समान पक्षी अभयारण्य। ये मैनपुर में पड़ता है। मैनपुरी में पड़ता है। तो ये हो गया इधर। अब इधर यहाँ पर देखते हैं। और कितना हो गया? 10 हो गया। तीन और देख लेते हैं। तीन समान हो गया। पार्वती अर्गा। पार्वती। पार्वती अर्गा। तो पार्वती अर्गा कहाँ पे पड़ता है? ये आपका 11 नंबर का हो गया। पार्वती अर्गा कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपका गोंडा में पड़ता है। कहाँ पे? गोंडा में पड़ता है। 12 नंबर का कौन सा हो जाएगा? नवाबगंज। ठीक है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। तो ये पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पे पड़ता है? ये आपका उन्नाव में पड़ता है। ठीक, उन्नाव में पड़ता है। इसके बाद आपका क्या है? 12 13। 13 कौन सा है? ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा। ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपका कहाँ पे पड़ता है? ये आपका ब्रज घाट से नरौरा तक का पड़ता है। तो ब्रज घाट से नरौरा ये सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे पुराना। बड़ा भी है और सबसे पुराना भी है। ये याद रख लेंगे, बड़ा भी है सबसे पुराना भी है ऊपरी घाट नहर। ये इस बार अब ये 13 हो गए हैं। तो 13 याद रख लेंगे। ये हो गया। यहाँ पर कौन सा सही था? पहला वाला और दूसरा वाला आपका ऑप्शन सही था। पहला और दूसरा वाला सही था। चलते हैं ना, देखते हैं। ये हो गया। अब यहाँ देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। गंगा एक्सप्रेसवे के कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा आपका सही है। यहाँ पहला ऑप्शन पढ़िए। कह रहे हैं 29 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। कितना? 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। तो ये एकदम सही है। अब इसका उद्घाटन किसने किया? 29 अप्रैल 2026 को। तो इसका उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने किया। तो पीएम मोदी जी ने किया इसका उद्घाटन। ये याद रख लेंगे। कहाँ से किया?
हरदोई जिले से किया। लंबाई कितना है? 594 किलोमीटर। करें यह 6 लेन वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कितने लेन वाला है? 6 लेन वाला अभी देखिए बना है, लेकिन इसमें बताया गया है कि इसको जो 6 लेन वाला है ये 8 लेन का विस्तार कर दिया जाएगा आगे। ठीक है, मतलब उतना जमीन किसानों से ले लिया गया होगा। ठीक है, तो उतना जमीन ले लिया हो गया होगा कि हमें आगे अगर भविष्य में विस्तार करना होगा तो 8 लेन का हम विस्तार यहाँ पे कर देंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि पश्चिमी यूपी के मेरठ को पूर्वी यूपी के वाराणसी से जोड़ता है। तो मेरठ क्या है? पश्चिमी यूपी में है, और करें वो वाराणसी में जोड़ता है, तो ये गलत है। ये वाराणसी से नहीं जोड़ता है, ये प्रयागराज, पूर्वी यूपी यूपी के प्रयागराज, जिसको आप इलाहाबाद कहते थे, ये प्रयागराज से जोड़ता है। तो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है, ये याद रख लेंगे, ना कि वाराणसी से जोड़ता है। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। करें इस एक्सप्रेसवे पर आपातकालीन स्थितियों के लिए शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी, इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया। जैसे हर एक्सप्रेसवे पर क्या होता है, इमरजेंसी एयर स्ट्रिप, जैसे हो सकता है मान लीजिए लड़ाई उड़ाई हो गई या कोई जहाज जा रहा है और उसको एकाएक क्या करना, लैंड करना है, और कहीं मतलब एक्सप्रेसवे के आसपास ही है तो वहां पर लैंड कर सकता है। ठीक है, या लड़ाई हो रही है तो वहां पर हेलीकॉप्टर, जो भी जहाज इमरजेंसी चीजें है, वहां पर लैंड कर सकती है। तो यहाँ क्या है, एयर स्ट्रिप बनाई गई है। तो हर एक्सप्रेसवे पर देखेंगे एयर स्ट्रिप बनी रहती है। तो ये इसका निर्माण किया गया है। तो 3.5 किलोमीटर हवाई पट्टी का, तो ये भी सही है। अब ये कहाँ पर किया गया है? शाहजहांपुर में किया गया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? शाहजहांपुर में। ठीक है, अब ये सब फैक्ट आपने देख लिया। अब और कौन सा फैक्ट इसमें देखेंगे? इसमें देखिए और कौन सा फैक्ट, ये फैक्ट देखेंगे कि इसमें लागत सब कितना लगा है। तो लागत कितना लगा है? 36,230 करोड़ रुपए की यहाँ पर लागत लगा है। कितना? 36,230 करोड़ रुपए लागत लगा है। अच्छा, अब ये कितने जिलों से होकर गुजरती है, ये आपको बताना होगा। कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो ये कितने जिलों से होकर गुजरती है, नाम मैं लिख देता हूँ। जैसे मेरठ से, तो ये कहाँ से होकर गुजरती है? मेरठ से। मेरठ के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? तो मेरठ के बाद एक बार मैं मैप दिखा देता हूँ, ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। मैप भी आ जाएगा याद। चलिए, यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक मैप ले लिया है उत्तर प्रदेश का। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि आपका कहाँ कहाँ से गुजर रही है, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ यहाँ से ये गुजर रही है। तो यहाँ पर देखते हैं, हम मेरठ से शुरू करते हैं। तो मेरठ आपका कहाँ पे है? ये देखिए यहाँ है मेरठ। अब यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मोटा ले लेते हैं ताकि आपको दिखे एकदम सही। मेरठ से शुरू करते हैं, तो मेरठ के बाद कहाँ आएगा? ये हापुड़ आएगा। तो ये हापुड़ आ जाएगा। तो मेरठ के बाद हापुड़, तो हापुड़ के बाद आपका कहाँ से आ जाएगा? ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है बुलंदशहर। तो हापुड़ के बाद ये बुलंदशहर में प्रवेश करेगा। तो हापुड़ के बाद कहाँ पे पड़ेगा? बुलंदशहर में प्रवेश करेगा। बुलंदशहर के बाद क्या है? अमरोहा। तो ये याद रख लेंगे, बुलंदशहर, इसके बाद क्या है? अमरोहा। ठीक है, तो अमरोहा में प्रवेश करेगा। तब अमरोहा यहाँ कहाँ है? तो अलीगंज है, कासगंज, ये बदायूं है आपका। ये आपका अमरोहा ऊपर वाला है। ठीक है, तो ऊपर ऐसे जाके ऐसे जाता है ना, ऐसे, मतलब ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, मेरा दिखाने का सिर्फ ये मतलब है कि आपका याद हो जाए कहाँ से। अब इधर देखिए, ये आपका अमरोहा हो गया, इसके बाद संभल हो गया। ठीक है, तो संभल हो गया। तो अमरोहा के बाद आपका कौन सा हो गया? संभल हो गया। संभल के बाद कौन सा आ जाएगा? इधर बदायूं आ जाएगा, ऐसे जा रहा है ऐसे। ठीक है, एक बार फिर से मिटा के हम दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, आपका मेरठ हो गया, हापुड़ हो गया, बुलंदशहर हो गया, आपका अमरोहा हो गया, संभल हो गया, बदायूं हो गया। बदायूं तक हम चले आए। बदायूं के बाद आपका शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर चले गए। शाहजहांपुर के बाद हरदोई चले गए, हरदोई आ गए। हरदोई, ये देखिए हरदोई आ गया। हरदोई के बाद आपका ऐसे ऑप्शन दे सकता है कि किस जिले से नहीं होकर गुजरता है। तो आपको यहाँ पर अगर याद रहेगा तो आप बता देंगे कि हाँ यहाँ से नहीं गुजर रहा है। जैसे आपका अलीगढ़ से नहीं गुजर रहा है, ना कन्नौज से गुजर रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, ऐसे ये आप बता देंगे कि जैसे कभी भी कहीं भी क्वेश्चन आ गया
तो अब हरदोई हो गया, हरदोई के बाद आपका उन्नाव आ गया, तो ये देखिए उन्नाव यहाँ चला आया, ठीक है। उन्नाव हो गया, अब उन्नाव के बाद कहाँ हो गया, रायबरेली, तो ये रायबरेली। तो लखनऊ से गया नहीं, रायबरेली आ गया। अब देखिए रायबरेली आ गया, इसके बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ आ गया, ये देखिए प्रतापगढ़ आ गया, प्रतापगढ़ आ गया। प्रतापगढ़ के बाद प्रयागराज, तो प्रयागराज आपका यहाँ पे हो गया, तो यहाँ आपका प्रयागराज। अब ये चाहे आपका एमपी से पूरा कनेक्ट कर दे, ठीक है, तो ये आपका प्रयागराज। तो ये देखिए आपका, ये कितना किलोमीटर है, ये 594 पड़ता है, कितना, 594 किलोमीटर। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, आपका अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव और आपका रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। ये देखिए इस तरह से होता है। चलते हैं देखते हैं। कह रहे भारत के पहले एकीकृत, क्या कह रहे हैं, भारत के पहले एकीकृत पुनर्चक्रण इंटीग्रेटेड रिसाइकलिंग प्लांट के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत का पहला एकीकृत पुनर्चक्रण संयंत्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित सिकंदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। कह रहे हैं ये कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के जो बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में स्थापित किया जा रहा है, ये इनका ये कहने का मतलब है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं इस संयंत्र में बैटरी कचरे को पुनः उपयोग योग्य घटकों में बदलने के लिए R2, क्या लिखा गया, R2 नामक प्रोप्राइटरी तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो R2 नामक प्रोप्राइटरी तकनीक का उपयोग किया जाता है इसमें, ये याद है। अब देखिए दूसरा और पहला दोनों बताइए कौन सा इसमें सही है। अच्छा, ये कौन डेवलप कर रहा है, इसे जर्मनी का जो रॉक लिंक ग्रुप की एक कंपनी है, ठीक है, मतलब रॉक जर्मनी की एक कंपनी है, कौन सी कंपनी है, रॉक लिंक। अब ये जो जर्मनी की कंपनी है रॉक लिंक, ये ग्रुप की, ये ग्रुप की, इसका जो रॉक लिंक इंडिया है ये डेवलप कर रहा है, रॉक लिंक इंडिया, ठीक है। तो रॉक लिंक ये इंडिया वाला ब्रांच है ना, ये डेवलप कर रहा है। तो यहाँ आपका दोनों ही कथन सही है, पहला भी स्टेटमेंट आपका सही है और दूसरा भी आपका स्टेटमेंट सही है। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य ये बनाया गया है कि प्रति वर्ष 10,000, याद रख लेंगे, 10,000 टन जो आपका लिथियम होता है, 10,000 टन लिथियम आयन बैटरी और 60 टन दुर्लभ चुंबकीय पृथ्वी चुंबक होता है, रेयर अर्थ मैग्नेट होता है, उनको रिसाइकिल करना। तो कितना है, 60 टन दुर्लभ पृथ्वी चुंबक जो होता है, रेयर अर्थ मैग्नेट होता है, उनको रिसाइकिल करना। और 10,000 टन जो लिथियम आयन बैटरी है, जैसे आजकल के समय में देख रहे हैं हर चीज आपका बैटरी से, तो उनको रिसाइकिल भर करना है ना। अगर रिसाइकिल अच्छे से नहीं होगा तो बहुत ज्यादा खपत हो जाएगी और लिथियम बाहर से मंगाना बहुत टिपिकल हो जाएगा, तो इसीलिए उसको रिसाइकिल करना। ये कौन कर रहा है, रॉक लिंक इंडिया जो जर्मनी की एक कंपनी है वो कर रही है। तो ये याद रख लेंगे, दोनों ही आपका सही है, 10,000 टन लिथियम का रिसाइकिल करना और 60 टन क्या है, रेयर अर्थ मैग्नेट का। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। यहाँ पे यहाँ देखते हैं, श्रावस्ती जिले के केन नाला जैव जैव विविधता विरासत स्थल, तरह ये श्रावस्ती जिले का है, केन नाला जैव विविधता विरासत स्थल BHS के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अब कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में स्थित केन नाला, गुलरा नाला, क्या लिखा गया है, गुलरा नाला को आधिकारिक रूप से जैव विविधता विरासत स्थल बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहे हैं। अब दूसरा, इस क्षेत्र में फ्रेश वाटर मैंग्रोव प्रजाति, ठीक है, कह रहे हैं फ्रेश वाटर जो मैंग्रोव प्रजाति होती है पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में इंजड़ कहा जाता है। क्या होता है, स्थानीय भाषा में इनको इंजड़ कहा जाता है। तो यहाँ पर दोनों में बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, ये याद रख लेंगे। ये आपका कथन सही पूछ रहा है तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। अब देखिए यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश श्रावस्ती में केन नाला, इसका जो इसको किसने घोषित किया,
तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने 5 जून के अवसर पर, क्या 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, उसी अवसर पर इन्होंने इसको जैव विविधता विरासत स्थल हेरिटेज साइट के रूप में इसको घोषित किया। तो ये याद रख लेंगे, 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषित किया गया। अब देखिए, ये आपका जो है, इसमें कह रहे हैं फ्रेश वाटर मैंग्रोव प्रजाति। तो आपको ये भी याद रखना होगा, फ्रेश वाटर मैंग्रोव प्रजाति कौन है? बरिंगोटोनिया एक्कुटेंगुला। ठीक है, ये आपका फ्रेश वाटर मैंग्रोव प्रजाति है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ क्या है। करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2026 में चित्रकूट जिले के सिंघानिया तालाब, क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2026 में चित्रकूट जिले के सिंघानिया तालाब और बड़ा तालाब को राज्य संरक्षित वेटलैंड घोषित किया। मतलब राज्य का संरक्षित वेटलैंड, मतलब जो वेटलैंड घोषित किया जाता है रामसर, उसका नहीं, राज्य का संरक्षित वेटलैंड घोषित किया। वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार इन तालाबों के 50 मीटर के दायरे में अतिक्रमण, खनन और कचरा डालने जैसी गतिविधियों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। तो बताइए ये यहाँ पर कौन सा सही है? तो यहाँ पर कौन सा सही है? आपका दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। तो आपका दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। देखिए, इसमें ये याद रखेंगे, जो बड़ा तालाब का क्षेत्रफल कितना है, तो बड़े तालाब का जो बड़ा, यहाँ दो तालाब है ना, एक बड़ा तालाब, तो बड़ा तालाब का जो क्षेत्रफल है वो ये सॉरी 3.7980 है। और जो सिंघानिया तालाब का क्षेत्रफल है, सिंघानिया तालाब का क्षेत्रफल, तो सिंघानिया तालाब का जो क्षेत्रफल है वो 8.350 है। तो ये दोनों याद रख लेंगे, दोनों बड़े के तालाब का। ये 3 दशमलव क्या है, 79 हेक्टेयर है, सिंघानिया 8.350 हेक्टेयर का है, जिसको अब राज्य का वेटलैंड संरक्षित घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखते होंगे, यहाँ पर जो सर्दियों के समय में बहुत सारे जो साइबेरियन क्रेन हैं, या कई और दुर्लभ जो प्रजातियां हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से हुए, रूस से हुए, यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से आते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक और दो सही है। यहाँ पर क्या है, लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र आरएमसी के उद्घाटन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तरह 8 जून 2026 को लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र आरएमसी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। दूसरा क्या कर रहे हैं, लखनऊ स्थित यह आरएमसी 1894 में स्थापित लखनऊ मौसम विज्ञान वेधशाला में उन्नत अपग्रेड किया गया। तीसरा करें, मिशन मौसम के तहत उत्तर प्रदेश में एक स्वचालित मौसम स्टेशन और 2 बिजली सेंसर कार्यरत है। इसमें कौन सा सही है? बताइए कौन सा सही है यहाँ पर? तो पहला और दूसरा एकदम आपका सही है। पहला दूसरा 8 जून 2026 को लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र आरएमसी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से किया, एकदम ये सही है। दूसरा कह रहे हैं, लखनऊ स्थित आरएमसी 1894 में स्थापित लखनऊ मौसम विज्ञान वेधशाला से अपग्रेड किया गया है। तो लखनऊ मौसम विज्ञान वेधशाला से जो है ये अपग्रेड किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। क्या है? ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहे हैं, मिशन मौसम के तहत उत्तर प्रदेश में केवल एक, ठीक है, अब एक नहीं, ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि एक, तो ये जो गलत है, एक के स्थान पे आप क्या करेंगे, एक के स्थान पे 107 करेंगे। 107 स्वचालित मौसम स्टेशन, ठीक है, क्या 107 स्वचालित मौसम स्टेशन और 7 बिजली सेंसर, क्या लिखा गया है, 7 बिजली सेंसर, दो नहीं, 7 बिजली सेंसर कार्यरत हैं। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये तीसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला दूसरा भी सही हो जाएगा। तो दूसरा, पहला और दूसरा एकदम सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक और दो, बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कहना सीतापुर में स्वीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली युक्त सौर ऊर्जा परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर क्या करें, कह रहे रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में, क्या करें, रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दिया है। 250 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दिया है, जो बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली से युक्त है। क्या है, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली से मुक्त युक्त है। तो यह परियोजना लगभग 850 एकड़ खाली रक्षा भूमि पर विकसित विकसित की जाएगी और भारत में रक्षा भूमि पर पहली बार बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा भंडारण योजना है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? तो यहाँ भी आपका क्या है, दोनों ही ऑप्शन सही है। तो याद रख लेंगे, दोनों ही ऑप्शन पढ़ लेंगे, दोनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे। रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश 250 मेगावाट की सौर परियोजना मंजूरी दी, बैटरी भंडार से युक्त होगी। 850 ये रक्षा भूमि पर विकसित की जाएगी। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। कानपुर प्रयागराज के बीच खोजी गई प्राचीन भूमिगत नदी कहाँ पे खोजी गई है? कानपुर और प्रयागराज और कानपुर के बीच में खोजी गई जो प्राचीन भूमिगत नदी है, पेलियो चैनल, क्या लिखा गया, पेलियो चैनल के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। जो CSIR राष्ट्रीय भौतिक अनुसंधान संस्थान NGRI हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने प्रयागराज और कानपुर मार्ग के नीचे, क्या है, प्रयागराज और कानपुर मार्ग के नीचे लगभग 200 किलोमीटर लंबे और 4.5 किलोमीटर चौड़े पेलियो चैनल की खोज किया। इसका पेलियो चैनल की खोज किया। इस पेलियो चैनल भूजल जलवृत्त एक्वाफायर की जल भंडारण क्षमता लगभग 3500 से 4000 मिलियन क्यूबिक मीटर अनुमानित है। ठीक है, तो ये बताइए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। तो ये आपका जो मान लीजिए ये आपका कानपुर है, कानपुर है, और ये आपका क्या है, ये आपका प्रयागराज है, प्रयागराज। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो एक भूमिगत कह सकते हैं नदी खोजी गई है, इसका नाम है पैलियो चैनल। इसकी जो लंबाई है ये कितनी है, 200 मीटर की है, 200 किलोमीटर की है। और जो इसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई जो है ये इसकी चौड़ाई 4 से 5 किलोमीटर मानी जा रही है। ठीक है, और ये इसमें जल क्षमता कितनी रही होगी, 3500 से 400 मिलियन क्यूबिक मीटर है अनुमानित जो भंडारण क्षमता। तो ये याद रखेंगे, यहाँ पर दोनों ही सही है, पहला और स्टेटमेंट दूसरा। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की प्रोजेक्ट गंगा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला दूसरा तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? करें 9 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया गया। किसका? प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया गया, किसका? ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत आगामी 2 से 3 वर्षों में, क्या कह रहे हैं, इस योजना के तहत आगामी 2 से 3 वर्षों में 20 लाख घरों को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। कितना? 20 लाख घरों को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। तीसरा क्या करें, इस योजना का क्रियान्वयन केवल नीति आयोग द्वारा केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष वित्त वित्त पोषण से किया जाएगा। यहाँ पे आपका कौन सा सही है, ये बताइए। तो पहला स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा। तो अब ये गंगा से मत रिलेट कर लीजिएगा कि यहाँ पर प्रोजेक्ट गंगा है तो गंगा नदी यहाँ से नहीं, ये ब्रॉडबैंड वाला है। ठीक है, अब देखिए गंगा का फुल फॉर्म अगर आप लिख लेंगे तो ये गंगा, इसीलिए गंगा, आप इस कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर लिख दीजिए गवर्नमेंट असिस्टेड असिस्टेड नेटवर्क
नेटवर्क फॉर ग्रोथ ग्रोथ एंड एडवांसमेंट एडवांसमेंट ये गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, ये इसका गंगा का फुल फॉर्म होता है। अब ये मत सोचिएगा कि ये गंगा नदी से कोई रिलेटेड है। ये पहला वाला एकदम सही है, 9 जून 2026 को। अब देखिए इस योजना को आगामी 2 से 3 वर्षों में 20 लाख घरों में ब्रॉडबैंड नेटवर्क को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो 20 लाख घरों में ब्रॉडबैंड नेटवर्क जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, तो सही है जो मतलब घरों में नेटवर्क आएगा। ये क्रियान्वयन किसके द्वारा कर रहे हैं कि केवल नीति आयोग पर नहीं, ये गलत है। इसका क्रियान्वयन राज्य परिवर्तन आयोग कौन है, ये याद रखेंगे, राज्य परिवर्तन आयोग। राज्य परिवर्तन आयोग और हिंदुजा समूह, किसके द्वारा, हिंदुजा हिंदुजा समूह के सहयोग से किया जा रहा है। राज्य परिवर्तन आयोग और हिंदुजा समूह के सहयोग से इसको किया जा रहा है। तीसरा वाला आपका स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला और दूसरा याद रख लेंगे। तो तीसरा क्या था, राज्य परिवर्तन आयोग और हिंदुजा समूह के सहयोग से। उत्तर प्रदेश में सामुदायिक आधारित नदी कायाकल्प परियोजना, करें उत्तर प्रदेश में समुदाय आधारित नदी कायाकल्प जो परियोजना के संदर्भ में विचार कीजिए। अब कह रहे हैं जो समुदाय आधारित नदी कायाकल्प है, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने नमामि गंगे और मनरेगा योजना के तहत समुदाय आधारित नदी कायाकल्प परियोजना का विस्तार किया। क्या किया, नमामि गंगे और मनरेगा योजना के तहत समुदाय आधारित नदी कायाकल्प परियोजनाओं का विस्तार किया है, ये पहला सरकार ने कहा है। दूसरा क्या कहा है, दूसरा क्या कहा है, दूसरा का इस अभियान के तहत पीलीभीत में गोमती नदी, क्या करें, पीलीभीत में गोमती नदी, बुलंदशहर में नीम नदी, याद रख लेंगे क्या है, बुलंदशहर में क्या है, नीम नदी, जो नीम नदी की लंबाई कितनी है, 29 किलोमीटर। और पीलीभीत में ये कितना है, पीलीभीत में इसकी लंबाई कितनी है, गोमती नदी 47 किलोमीटर। ठीक है, पीलीभीत में गोमती नदी 47 किलोमीटर, बुलंदशहर में नीम नदी 29 किलोमीटर, और आजमगढ़ में तमसा नदी को, क्या है, आजमगढ़ में तमसा नदी, इसकी लंबाई कितनी है, 89 किलोमीटर। ये आजमगढ़ में तमसा नदी की लंबाई 89 किलोमीटर, इसका कायाकल्प किया जाएगा, करे कायाकल्प किया जाएगा। तो ये दूसरा क्या है, दूसरा भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। आजमगढ़ में तमसा नदी 89 किलोमीटर, बुलंदशहर में नीम नदी 29 किलोमीटर। ठीक है, बुलंदशहर में नीम नदी 29 किलोमीटर, और गोमती नदी क्या है, 47 किलोमीटर पीलीभीत में, इनका क्या है, जीर्णोद्धार किया जाएगा। ये याद रख लेंगे। अब हम देखते हैं, ना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो पहला और एक कह रहे भारत का पहला समर्पित गिलास म्यूजियम उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में विकसित किया जा रहा है। तो ये भारत का पहला है गिलास म्यूजियम जो कांच संग्रह, ये कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में विकसित किया जा रहा है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। हम एक बार फिरोजाबाद आपको दिखा भी देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का, ये उत्तर प्रदेश का आपका मैप है। और यहाँ पे कहाँ पे आपका फिरोजाबाद में मिलेगा, तो फिरोजाबाद, ये देखिए फिरोजाबाद। ठीक है, इधर आपका आगरा रहेगा, इधर मणिपुर रहेगा, इधर इटावा रहेगा। ठीक है, तो ये इधर इटावा है। ठीक है, ये इधर एटा है, इधर इटावा है, ये याद रख लेंगे। यही आपका क्या है, फिरोजाबाद है। तो ये फिरोजाबाद में, यहाँ चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहला ग्लास म्यूजियम विकसित करने की योजना है, किसकी, सरकार की। तो पहले ग्लास म्यूजियम, कांच संग्रहालय के, भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में विकसित किया जा रहा है। हाँ, इस संग्रहालय की स्थापना उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा फिरोजाबाद की कांच शिल्प विरासत को संरक्षित करने और हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, सही है। इसके पर्यटन को ही तो बढ़ावा दिया जाएगा इससे। तो ये आपका क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। जो लोग जिन लोगों को एनसीईआरटी बैच ज्वाइन करना है,
वो एनसीईआरटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका जियोग्राफी और हिस्ट्री बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। ऐप पर जाएंगे, नीचे ऐप का लिंक दिया होगा, ऐप पर क्लिक करेंगे, वहां पर जाएंगे, ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट का एनसीईआरटी बैच चल रहा है, डेमो वीडियो पड़ा है काफी, वो भी देख सकते हैं। और काफी डिटेल में वहां पर थ्योरी के साथ करवाया जा रहा है, ताकि आपको जो भी हिस्ट्री एनसीईआरटी है वो जल्दी से तैयार हो, मतलब बार बार ये ना पढ़ना पड़े कि एनसीईआरटी हम नहीं पढ़े हैं। ठीक है, जो पेपर आ गया कि हाँ ये एनसीईआरटी से आ गया हम नहीं पढ़े, ऐसा ना हो, इसीलिए बहुत जल्दी ही कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक, और जिनको लोअर पीसेस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है वो लोअर पीसेस का टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर अभी आपके 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में आपका उसमें काफी टेस्ट सीरीज है, लगातार चल रहे हैं, जिसको ज्वाइन करना होगा कर लेंगे। और वहां पर यूपी स्पेशल का हैंड रिटन नोट्स में पड़ा है, और जिनको लेना होगा वो भी ले लेंगे। तो यहाँ पर करें, भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में विकसित किया जा रहा है इस संग्रहालय। तो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। लखनऊ के प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप, क्या करें, जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बनाने के लिए निम्नलिखित, मतलब लखनऊ को क्या है, पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप बनेगा, जो इसके संदर्भ में बताइए। अरे 22 जनवरी 2026 को लखनऊ अपने ताजे नगर निगम, याद रखेंगे, निगम कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण सुनिश्चित कर उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया। तो दूसरा करें, सिउरी में 15 मेगावाट की वेस्ट टू एनर्जी, क्या करें, वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र सहित कुल 3 वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के माध्यम से कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण किया जा रहा है। कौन सा सही है, बताइए कौन सा सही है यहाँ। तो दोनों ही आपका सही है, ये याद रख लेंगे। 22 जनवरी लखनऊ अपने ताजे नगर निगम, मतलब कचरे को, जो नगर निगम का उत्पन्न प्रतिदिन जो उत्पन्न होता है उसी को ताजा कचरा करें, ठीक है, उसका 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण सुनिश्चित कर उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है। ये भी सही है आपका, और दूसरा भी सही है, 15 मेगावाट वेस्ट टू एनर्जी सहित कुल 3 वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के माध्यम से कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण किया जा रहा है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। यहाँ पर कौन सा सही है, दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। यहाँ पर देखते हैं 15, उत्तर प्रदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र, क्या करें, उत्तर प्रदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कौन सा यहाँ पर सही है, करें, मार्च 24 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा निवेशकों की सुविधा के लिए, क्या करें, निवेशकों की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3.0 लॉन्च किया गया। करें, निवेश मित्र 3.0 लॉन्च किया गया। इसमें डायनेमिक कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म, करें क्या है, डायनेमिक कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म शामिल है, जो निवेशकों को एक ही स्थान से कई विभागों से स्वीकृत प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, दोनों ही स्टेटमेंट याद रख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद को रक्षा और एरोस्पेस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नए डिफेंस डिफेंस कॉरिडोर नोड के रूप में घोषित किया गया। उन्नाव में नया नोड बनाने के बाद उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर की कुल नोड्स की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। पहले से मौजूद 6 डिफेंस नोड में लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, मेरठ और वाराणसी। तो बताइए यहाँ पे आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर देखिए, जो अभी उन्नाव में है, उन्नाव में जो डिफेंस कॉरिडोर बना है, ये अब मिलकर कितनी हो गई है, अब बढ़कर 6 से 7 हो गई है। तो एकदम ये पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा वाला कह रहे हैं उन्नाव में नया नोड बनाने के बाद उत्तर प्रदेश ये सही है। तीसरा कह रहे हैं 6 डिफेंस कॉरिडोर है, वो यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या है, मैं 6 लिख देता हूँ।
देखिए, आपका लखनऊ, ठीक है, लिख ही देता हूँ, इसके बाद ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो पहले से मौजूद 6 डिफेंस कॉरिडोर हैं, वो कहाँ-कहाँ पे हैं? वो आपका है झांसी में, ये याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। झांसी में पहला हो गया, दूसरा कहाँ कहाँ पे है? तो दूसरा आपका कानपुर में याद रख लेंगे, कहाँ पे? कानपुर में। तीसरा कहाँ याद रख लेंगे? लखनऊ में याद रख लेंगे, कहाँ पे? लखनऊ में याद रखेंगे। चौथा कहाँ याद रखेंगे? चौथा आगरा में याद रखेंगे, कहाँ पे? आगरा में। पांचवा कहाँ याद रख लेंगे? पांचवा अलीगढ़ में याद रखेंगे, अलीगढ़ में याद रख लेंगे। और छठा कहाँ याद रख लेंगे? चित्रकूट में याद रख लेंगे, ठीक है। ये आपके छात्र थे। अब एक और कौन सा जुड़ गया है? तो एक जो आपका जुड़ गया है उन्नाव में, ठीक, उन्नाव में नया नोड जुड़ गया है। तो ये है, ये क्या करता है? अच्छा, ये तो में जनपद को रक्षा और एरोस्पेस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नए डिफेंस कॉरिडोर, तो ये उन्नाव में आपका क्या है? सातवां हो गया, उन्नाव में। ये सातों याद रख लेंगे, हो सकता है कभी आपके पेपर में पूछ ले। एक झांसी में पढ़ेंगे, फिर कानपुर में पढ़ेंगे, झांसी कानपुर। तीसरा कौन सा होगा आपका? झांसी हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है, फिर लखनऊ हो गया, ठीक है, कहाँ पे? लखनऊ हो गया, फिर आपका आगरा हो गया, फिर अलीगढ़ हो गया, फिर चित्रकूट हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या दिया गया था? यहाँ पे मेरठ और वाराणसी दिया गया था, यहाँ वाराणसी नहीं था, ठीक है। यहाँ ये गलत हो गया, ये उन्नाव हो गया। यहाँ चित्रकूट होना चाहिए आपका, चित्रकूट। क्या क्या था? अलीगढ़। एक यहाँ था, दो, तीन, चार, पाँच। अच्छा, झांसी नहीं दिया था, यहाँ झांसी भी नहीं दिया था, तो यहाँ झांसी लिख देते और चित्रकूट लिख देते और उन्नाव आपका जुड़ ही गया था। बस, तो ये याद रख लेंगे, ये आपके डिफेंस कॉरिडोर है। झांसी, लखनऊ, अ, झांसी हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, ठीक है, अलीगढ़, चित्रकूट, उन्नाव। चलते हैं, नजर देते हैं। अब यहाँ देखते हैं 17। 10 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026, क्या करें? मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों को सीधे ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालयों से जोड़ना था। गांव को सीधे कहाँ जोड़ना था? ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय से जोड़ना था। इस योजना के तहत केवल 52 सीटर डी, बड़ी डीजल बसों का ही संचालन किया जाएगा और एनसीआर क्षेत्र में डीजल वाहनों को प्राथमिकता दी जाए करें, जो एनसीआर क्षेत्र में डीजल वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 2 वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा और अनुबंधित वाहन पंजीकरण की तिथि से अधिकतम 8 वर्ष पुराने ही स्वीकार किए जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही है, ये बताना है। तो यहाँ पर पहला वाला सही है और तीसरा वाला सही है, एक और तीसरा सही है। यहाँ पर दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला गलत है। अब देखिए, कह रहे हैं जो एनसीआर वाला क्षेत्र होगा, वहां पर ये कह रहे हैं कि डीजल वाहनों को मतलब उस प्राथमिकता दी जाएगी, तो ये गलत है। एनसीआर वाले में क्षेत्र में जो सीएनजी वाहन होते हैं और जो आपके इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ना कि आपके ये डीजल वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो सीट की क्षमता होगी, यहाँ पर 15 से 28 सीट वाले, ठीक है, क्या है? 15 से 28, ठीक है, सीट वाले 15 से 28 संचालन किया जाएगा। इस योजना के 15 से 28 सीट वाले जो छोटे वाहन होंगे, उनका संचालन किया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 में। अब यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो, अब इसको मतलब क्यों रखा है? क्योंकि इसका उद्देश्य है गांवों को सीधे ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालयों से जोड़ना। जैसे मान लीजिए कोई गांव है, अब उसको क्या है? उसको तहसील से जोड़ना, ठीक है, ब्लॉक से जोड़ना और उसको क्या है? जिला मुख्यालय से जोड़ना। तो हर जगह से वो जुड़ सके, तो इसीलिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को स्वीकृत दिया गया है, ठीक है। और नीचे कह रहे हैं, इस योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 2 वाहनों का संचालन सुनिश्चित, मतलब प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 2 वाहनों का संचालन
सुनिश्चित किया जाएगा और अनुबंधित वाहन पंजीकरण की तिथि से अधिकतम 8 वर्ष पुराने ही 8 वर्ष पुराने ही स्वीकार किए जाएंगे। तो ये भी आपका सही है। तो पहला और तीसरा आपका एकदम सही है, सी वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला आपका गलत है। ठीक है, यहाँ सीएनजी और इलेक्ट्रिक होना चाहिए और 15 से 28 सीट वाले जो छोटे वाहन क्षमता वाले छोटे वाहन होंगे वही चलाएंगे। मतलब 15 लोग से 28 लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे। ठीक, चलते हैं ना, देखते हैं। कह रहे बादा जिले के कालिंजर किले को राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल का दर्जा दिए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया। राष्ट्रीय भू धरोहर का स्थल दिए जाने करें कि 16 मार्च 2026 को भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने उत्तर प्रदेश के बादा जिले में स्थित कालिंजर जिले को राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल घोषित किया। ये आपका स्टेटमेंट क्या है, एकदम सही है। पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट कालिंजर जो किला है नामक भूवैज्ञानिक संरचना के लिए प्रसिद्ध है। जो भूवैज्ञानिक संरचना इसके लिए प्रसिद्ध है जहां बुंदेलखंड ग्रेनाइट चट्टान के ऊपर कैमूर सैंडस्टोन परत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो जो बुंदेलखंड का ग्रेनाइट चट्टान है उसके ऊपर जो कैमूर का सैंडस्टोन परत है वो दिखाई देता है यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है, ये आपका सही है, दूसरा वाला भी आपका सही है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है, वो भी सही है। कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सा सही है। देखते हैं। करे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश यूपी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थापित स्मार्ट हेल्थ केयर सेंटर के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। करें 19 मार्च 2026 को चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा उन्नाव में स्मार्ट हेल्थ केयर में उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ करेगा उन्नाव में स्मार्ट हेल्थ केयर में उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ करेगा। पर दूसरा करें इसके तहत अगले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख युवाओं को 1.5 लाख युवाओं के एआई साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें बताइए दोनों में कौन सा आपका सही है। दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, दोनों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लीजिएगा, दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। उन्नाव में स्मार्ट हेल्थ केयर में उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया जाएगा और इस पहल के तहत अगले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख युवाओं को क्या किया जाएगा, साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। तो पहला और दूसरा आपका सही है। दूसरा क्या है, तो जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 28 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। तो 28 मार्च को उन्होंने किया 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम बुद्ध नगर में जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। तो पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन के साथ उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कुल बढ़कर 5 हो गई है, तो हाँ सही है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। कौन कौन से हो गई है, ये आपका लखनऊ हो गया, क्या है, लखनऊ हो गया है, वाराणसी हो गया है, वाराणसी आपका हो गया है। इसके बाद आपका कहाँ, जहाँ पे ये कुशीनगर है, कुशीनगर आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया। कुशीनगर में आपका अयोध्या, ठीक है, इसके बाद अयोध्या, इसके बाद कौन सा होगा, एक जेवर है ये जो पढ़ रहे हैं आप। तो लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, कुशीनगर हो गया, अयोध्या हो गया, जेवर हो गया, इनकी संख्या बढ़ के 5 हो गई है। यह एयरपोर्ट भारत का पहला नेट जीरो इमिशन वाला हवाई अड्डा बनने का लक्ष्य रखता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। तीनों स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश खेल पुरस्कार 2026 के संदर्भ में विचार कीजिए। करें 24 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के खिलाड़ियों को लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया। लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई के पुरस्कार से सम्मानित किए, ये बताना है प्रदेश के खिलाड़ियों को। प्रदेश के खिलाड़ी पे क्वेश्चन आता है तो याद रख लेंगे। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, करें इस पुरस्कार के अंतर्गत विजेताओं को
3.11 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। करें जो विजेता है उनको 3.11 लाख की, और अगले वर्ष इसे बढ़ाकर 10 10 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। करें अगले वर्ष इसे बढ़ाकर कितना, 10 10 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। अब यहाँ पे क्या करें कि गाजीपुर के हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल, इनका नाम याद रख लेंगे। अब ऐसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी कौन है, हॉकी खिलाड़ी। अब वहां ऑप्शन क्या दे देगा, वहां ऑप्शन आपका दे देगा 3 4 दूसरे स्टेट के, और एक राजकुमार पाल का नाम दे देगा। आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये गाजीपुर के हॉकी खिलाड़ी है। ये क्या है, मतलब अभी बताएंगे आप क्या है। राजकुमार पाल ने खेल विभाग में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी और क्रिकेटर रिंकू सिंह को डीएसपी पद के पर नियुक्त किया गया। तो अब बताइए इसमें आपका कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। अभी ये नहीं बताया हूं मैं कि कौन कौन सा आपका, अभी जब बताएंगे तब यहाँ पे हम बोल कि कौन सा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। तो यहाँ पर आपका कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, पहला स्टेटमेंट आपका सही होगा। कौन सा, 24 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों को लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया। स्टेटमेंट पहला सही है। फिर इस पुरस्कार के अंतर्गत यहाँ पर क्या है, करें विजेताओं को 3.11, जो विजेता हैं उनको 3.11 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। कितना, 3.11 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि ये अगले वर्ष से ये 10 10 लाख रुपए करने की घोषणा की जाएगी। तो जो अभी इस साल क्या है, 3.11 लाख रुपए प्रदान कर दी गई। अब जो अगले साल आएंगे उनका तो और सही रहेगा, वो 10 10 लाख रुपए प्रदान करेंगे। अब तीसरा वाला, दूसरा वाला भी आपका सही है। अरे गाजीपुर के हॉकी खिलाड़ी जो राजकुमार पाल है, तो ये गाजीपुर के ही हैं हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल। तो ये यूपी के है गाजीपुर में, यूपी के गाजीपुर में के है, ये याद रख लेंगे। अब देखिए यूपी के जो गाजीपुर के है ये, दूसरा ये याद रख लेंगे, राजकुमार पाल और एक प्रवीण कुमार है। प्रवीण कुमार कहाँ के हैं, प्रवीण कुमार गौतम बुद्ध नगर के हैं। तो प्रवीण कुमार का नाम याद रख लेंगे, प्रवीण कुमार। तो प्रवीण कुमार कहाँ के हैं, गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर के ये है प्रवीण कुमार। अब गौतम बुद्ध नगर के प्रवीण कुमार और ये क्या है, राजकुमार पाल, इन दोनों को क्या है, डीएसपी नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है, डीएसपी नियुक्त किया गया है, ये याद रखेंगे। इसको राजकुमार पाल जो गाजीपुर के हैं, प्रवीण कुमार जो आपके गौतम बुद्ध नगर के हैं, इनको डीएसपी नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर क्या था, रिंकू सिंह की बात आ रही ना। हाँ, रिंकू सिंह को डीएसपी नहीं नियुक्त किया गया, तो रिंकू सिंह को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया गया। तो रिंकू सिंह को क्या किया गया था, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया गया। तो ये याद रख लेंगे, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी किसको, रिंकू सिंह को नियुक्त किया गया था। और जो राजकुमार पाल को, इनको डीएसपी। तो ये उल्टा थोड़ा लिखा गया था बस। हमें यहाँ ये नहीं बताने का मतलब है कि इसको खिलाड़ी नियुक्त किया गया है, इसको रिंकू। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि रिंकू सिंह के बारे में सब जानते हैं, अगर राजकुमार पाल, प्रवीण कुमार, ये सब के बारे में याद रखिए। ये उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश के ही हैं, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए कुछ और हम खिलाड़ियों का अगर हम नाम ले लेते हैं तो वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं। जैसे हम क्या है, इटावा के एक पैरा खिलाड़ी है। कहाँ के है, इटावा के पैरा खिलाड़ी। इटावा के जो पैरा खिलाड़ी है, इनका नाम क्या है, तो इटावा के जो पैरा खिलाड़ी है अजीत सिंह है। ठीक है, अजीत सिंह। गाजियाबाद की सिमरन, ठीक है, गाजियाबाद की सिमरन। तो गाजियाबाद की सिमरन याद रख लेंगे। और मुजफ्फरनगर की प्रीति पाल सिंह। ठीक है, गाजियाबाद की सिमरन और प्रीति पाल सिंह, प्रीति पाल। ठीक है, ये कहाँ की है प्रीति पाल सिंह, तो ये याद रखेंगे मुजफ्फरनगर की है। मुजफ्फरनगर की प्रीति पाल सिंह मुजफ्फरनगर की है। अजीत सिंह आपके इटावा के हैं और गाजियाबाद की सिमरन है।
या सिमरन, तो गाजियाबाद की ये सिमरन है। इन सबको क्या है, जिला जो जिला पंचायत राज अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो अजीत सिंह, सिमरन और प्रीतिपाल सिंह को जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी नियुक्त किया गया है, ये याद रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और लोग का नाम याद रख लेंगे, क्योंकि आपके पिछले दो पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए, पिछले दो पेपर में जो यहाँ से क्वेश्चन बना था, इसी टाइप के क्वेश्चन बना था जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर दिया गया था कि नहीं, लक्ष्मण भाई पुरस्कार ये नहीं दिया गया था, कितने खिलाड़ियों को दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 9 खिलाड़ियों को प्रदेश के सबसे जो बड़ा खेल सम्मान है, लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर जो क्या है, किसको किसको सम्मानित किया गया, लक्ष्मण, लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई, किनको किनको सम्मानित किया गया। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से लोग हैं, ये इनका नाम याद रख लेंगे। कौन कौन से, पहला नाम या उत्तम सिंह का नाम याद रख लेंगे। किनका नाम याद रख लेंगे, उत्तम सिंह। अब उत्तम सिंह किस मतलब किस खेल से है, तो उत्तम सिंह हॉकी खेल से है। किससे है, हॉकी खेल से है। और उत्तम सिंह जो हॉकी खेल से हैं, ये कहाँ से रिलेट करते हैं, ये गाजीपुर से रिलेट करते हैं। कहाँ से, गाजीपुर से रिलेट करते हैं। इसके बाद आपके कौन से आ जाते हैं, प्रयागराज के अभिजीत कुमार। तो यहाँ लिख देते हैं अभिजीत कुमार, अभिजीत कुमार, ये कहीं नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आपके बुक में दिया ही होगा। अभिजीत कुमार किसके हैं, जिम्नास्ट के। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, कहाँ के हैं जे, जिम्नास्ट, मतलब ये जिम्नास्टिक खेल से खेलते हैं, और ये प्रयागराज से है, प्रयागराज, ये याद रख लेंगे। अभिजीत कुमार जिम्नास्ट है, और ये प्रयागराज से है। अब ये कौन है, जोंटी कुमार, जोंटी कुमार याद रख लेंगे, जोंटी कुमार, इनको भी दिया गया। तो जोंटी कुमार को कुश्ती में क्या याद रख लेंगे, जोंटी कुमार को क्या कहा, किसमें, कुश्ती में, कुश्ती में। अब ये कहाँ के हैं, जोंटी कुमार आगरा के, ये सॉरी नोएडा के, नोएडा के। अब जोंटी कुमार हो गए। जोंटी कुमार के बाद आगरा के आपके यश हैं, तो यहाँ पर एस, यश कुमार, एस कुमार हो गए, यस एस है, यश कुमार। तो यश कुमार क्या है, पैरा के नोइंग, पैरा के नोइंग। ठीक है, तो पैरा के नोइंग ये क्या है, आगरा से है, आगरा, ये हो गया। इसके बाद आपका कौन से हो जाएंगे, नोएडा के प्रवीण कुमार को भी मिला है, तो ये आपके प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार किससे थे, पैरा एथलीट से, पैरा एथलीट्स। ये देखिए इधर नहीं बने, इटावा ये कहा था, प्रवीण कुमार, गौतम, इनको डीएसपी बनाया गया था। ठीक है, ये याद रख लेंगे क्या है, इनको डीएसपी बनाया गया था। और राजकुमार पाल को भी डीएसपी बनाया गया था। तो राजकुमार पाल और इनको डीएसपी बनाया गया, दो लोग को। तो प्रवीण कुमार पैरा एथलीट्स के हैं, तो ये प्रवीण कुमार पैरा एथलीट्स के कहाँ से है, नोएडा से है। तो इतना इनाम याद रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो आपके लक्ष्मण पुरस्कार। अब लक्ष्मीबाई जो पुरस्कार है, महिलाओं को दिया जाता है, तो ये किसको मिला है, तो यहाँ पे इनका भी नाम याद रख लेंगे। ये कौन है, सहारनपुर की प्राची, तो प्राची नाम याद रख लेंगे। प्राची कहाँ से है, सहारनपुर से है, सहारनपुर से है। और ये किससे खेल से संबंधित है, एथलेटिक्स से संबंधित है, एथलेटिक्स, ये क्या है, एथलेटिक्स से संबंधित है। तान्या चौधरी, तान्या, तान्या चौधरी, तो तान्या चौधरी किससे है, तो तान्या चौधरी भी एथलेटिक्स से है, एथलेटिक्स से। कहाँ से है, ये बागपत से है, बागपत। ठीक है, तो बागपत से है। इसके बाद आपकी लखनऊ की प्रगति केसवानी, तो यहाँ पर प्रगति प्रगति केसरवानी, केसरवानी,
प्रगति केसवानी क्या है? ये प्रगति केसवानी का नाम याद रख लेंगे, ये लखनऊ की है। लखनऊ की है प्रगति केसवानी, ये पैरा टेबल टेनिस से है। पैरा टेबल टेनिस से, ठीक है, पैरा टेबल टेनिस से, ये हो गया। इसके बाद नोएडा की है वंकिता, वंकिता अग्रवाल, वंकिता अग्रवाल। वंकिता अग्रवाल किसकी है? तो वंकिता अग्रवाल आपकी शतरंज से है, शतरंज से है। और ये वंकिता अग्रवाल कहाँ की है? शतरंज, वंकिता अग्रवाल शतरंज से है, ये नोएडा की है। अब इन सभी को क्या है, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रख लेंगे इसको, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो कितने हो गए? ये प्राची याद रख लेंगे, प्राची। यहाँ पे तान्या चौधरी याद रख लेंगे, तान्या चौधरी। प्रगति केसवानी ले याद रखेंगे कि सर ये लखनऊ की है। वंकिता अग्रवाल ये शतरंज नोएडा से है। तो ये इन सबको क्या मिला है? रानी लक्ष्मीबाई, जो फीमेल होती हैं उनको रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड मिलता है, और जो मेल होते हैं उनको लक्ष्मण पुरस्कार मिलता है। मेल में याद रख लेंगे जिनको लक्ष्मण पुरस्कार मिला है, तो उत्तम सिंह को हॉकी है गाजीपुर के, अभिजीत कुमार है जिम्नास्टिक प्रयागराज, जोंटी कुमार कुश्ती है नोएडा के, यश कुमार पैरा केनोइंग है आगरा के, प्रवीण कुमार पैराथलेटिक्स नोएडा के। तो ये याद रख लेंगे, ये सब जो इनको अवार्ड मिला है ये टंग पे होना चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ये किस खेल से संबंधित। जैसे वंकिता अग्रवाल पूछ लिया, वंकिता अग्रवाल किससे संबंधित है? तो वंकिता अग्रवाल किससे है? शतरंज से संबंधित है। ये प्रगति केसरवानी किससे? पैरा टेबल टेनिस से संबंधित है। ऐसे पूछ सकते हैं। प्रगति केसर, इसका मैं एक अलग से लेक्चर ला दूंगा। ठीक है। तान्या चौधरी बागपत, ठीक है, और ये एथलेटिक्स से संबंधित है। प्राची सहारनपुर से संबंधित है। उत्तम सिंह हॉकी से, अभिजीत कुमार जिम्नेस्ट, जोंटी कुमार कुश्ती। ठीक है, देखेंगे हम कोई ट्रिक व्रिक मिलेगा तो इसको हम एक अलग चैप्टर में करवा देंगे, यहाँ करवा ही दिए हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर राज्य की 5 महत्वपूर्ण हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 से प्रदान किया गया। जो 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर, बताइए कितने? 5 महत्वपूर्ण हस्तियों को कह रहे हैं कि 5 महत्वपूर्ण हस्तियों को क्या किया गया? ये प्रदान किया गया। तो हाँ, सही है, ये आपका पहला ही स्टेटमेंट क्या है? ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है। तो पहला स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। दूसरा करें, इस पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक सम्मानित हस्ती को एक प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। तो इस पुरस्कार के अंतर्गत। दूसरा कह रहे हैं, तीसरा, वर्ष 2025-26 में यह सम्मान पाने वाले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और शिक्षाविद अलग पांडे शामिल है। तो तीसरा वगैरह, तो तीनों आपका सही है। अब जो देखिए, ये 5 हस्ती जो जिनको प्राप्त पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये कौन कौन से हैं, इनका नाम भी याद रख लेंगे। तो शुभांशु शुक्ला याद रख लेंगे। क्या कौन है? शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला है। और कौन है? अलक पांडे। ठीक है, ये अंतरिक्ष यात्री हैं, ये क्या है? ये शिक्षाविद अलक पांडे। तो अलक पांडे याद रख लेंगे नाम। इसके बाद किसका नाम याद रख लेंगे? डॉक्टर हरि ओम पंवार। तो डॉक्टर हरि ओम पंवार, इनका नाम याद। इसके बाद क्या याद रख लेंगे? रश्मि आर्य, रश्मि आर्य। इसके बाद कौन है? डॉक्टर सुधांशु, सुधांशु सिंह। ठीक, इनको भी प्रदान किया। तो शुभांशु शुक्ला, अलक पांडे, डॉक्टर हरि ओम पवार, रश्मि आर्य और डॉक्टर सुधांशु सिंह, इन सबको क्या प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 से सम्मानित किया गया। अब देखिए, 11 कितना, 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। इसके तहत क्या है? 11 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति चिन्ह भी प्रदान किया गया, और प्रतीक चिन्ह भी।
तो ये सभी स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं। चलते हैं न देखते हैं। अब वन लाइनर क्वेश्चन आएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में भूमि के सर्वे और नियमांकन के लिए किस तकनीक पर आधारित अभियान की शुरुआत की गई? कौन से तकनीक आधारित अभियान की शुरुआत की गई, ये बताना है। तो कौन सा, जिसमें आपका क्या है, जो उत्तर प्रदेश के जमीन के सर्वे होगा, क्या होगा, तो यहाँ पर ये कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो डीजी रोवर। कहा क्या लिखा? डीजी रोवर स्पेशल लैंड सर्वे कैंपेन। तो भूमि के सर्वे और सीमांकन के लिए किस तकनीक आधारित अभियान की शुरुआत की गई? डीजी रोवर स्पेशल लैंड सर्वे कैंपेन। तो ये याद रख लेंगे, बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? अप्रैल 2026 में स्थापित भारत के पहले एकीकृत पुनर्चक्रण संयंत्र। अब देखिए, यह भारत का पहला एकीकृत पुनर्चक्रण संयंत्र है जो उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद बुलंदशहर के औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। इस संयंत्र की स्थापना रॉक लिंक इंडिया द्वारा ई कचरे और बैटरी के कचरे के पुनर्चक्रण के लिए किया जा रहा है। तो सही है। देखिए ये क्वेश्चन कितना आसानी से आपने क्या है बता दिया। तो ऐसे ही जब अगर आप आसानी से अच्छे से पढ़े रहेंगे तो हर क्वेश्चन आप क्या करेंगे, आसानी से बता देंगे। ठीक है, चलते हैं, न देखते हैं। कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई जिले में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है। 500, देखिए सही है। हरदोई से, दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, वही क्वेश्चन आ गया था। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन फार्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, ये बताना। तो ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये पीलीभीत के टांडा विजयसी में, कहाँ पर? पीलीभीत के टांडा विजयसी में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? पीलीभीत के टांडा विजयसी में। यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश के रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की घोषणा में करें 1 अप्रैल 2026 को अलीगढ़ स्थित शेखा झील को देश का 99वां, उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर स्थल घोषित किया गया। करें से जो अप्रैल 2026 में अलीगढ़ में स्थित जो शेखा झील है, देश का 99वां और उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर स्थल घोषित किया गया। 5 जून 2026 को बलिया के सुरहताल जयप्रकाश पक्षी नारायण अभ्यारण्य को देश का 100वां और उत्तर प्रदेश का 13वां। अब ये क्वेश्चन जो आंसर है ये तो आप बता ही देंगे, क्योंकि हमने अभी इसको डिटेल में इतना समय इसलिए लगाया है। बहुत बच्चे मतलब गुस्सा भी होंगे, सर इतना ज्यादा कुछ आप समय लगाते हैं। देखिए समय ज्यादा नहीं लगाता। अगर मैं बहुत तेजी तेजी से चलूंगा तो क्या होगा? फास्ट चलने का यही होगा कि आपको कुछ पता होगा, कुछ नहीं पता होगा, मैं जरूर बता दूंगा। मैंने बीच में आपके वीडियो के बीच में कुछ बातें की, वैसी बातें की जैसे सभी लोग करते हैं कि वहां पर मतलब और भी माहौल बनाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मैं सिर्फ आपको पढ़ा ही रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही आपसे रिक्वेस्ट रहता हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान देता हूँ और मैं इस चैनल पे कोई चीज ध्यान नहीं देता क्या करना क्या नहीं। सिर्फ आपको क्या है, पढ़ाने पे ध्यान। मैं कभी ये भी नहीं, आपको वीडियो मिलेगा कि इतनी वैकेंसी आ गई है, ये है वो है, कट ऑफ क्या है, कट ऑफ कितना जाएगा कि नहीं। आप कभी भी ये सब चीजें वीडियो इस चैनल पर नहीं पाएंगे। सिर्फ एक ही चीज पाएंगे, आपको पढ़ना होगा तो यहाँ पे चले आइएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टाइम थोड़ा लगेगा, कभी कभी मैं जल्दी भी कर देता हूँ। ठीक है, तो उसमें लेकिन बहुत मैक्सिमम बार मैं स्लो ही चलता हूँ, ताकि क्या है, हर चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, जल्दी करने का क्या फायदा? जल्दी जल्दी आप बुक ही पढ़ सकते हैं, ये घटना सार ये आप पढ़ ही सकते हैं खुद ही। लेकिन मैं जान रहा हूँ आप घटना सार पढ़ चुके हैं, आपको यहाँ पर रिवीजन करना है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। मैं आज दृष्टि घटना सार करवाता ही हूँ करंट अफेयर में, जो कि आप सबके लिए सही रहता कि एक बार आप घटना सार आज दृष्टि पढ़ के यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाता है, तो आपका रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट बनता है, सपोर्ट करेंगे, हम आगे इसको बढ़ाएंगे, हमेशा के आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बस थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए। तो अप्रैल 2026 में देखिए दोनों ही स्टेटमेंट आपका क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। देखिए कितना आसानी से कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, मई 2026 में कृषि मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026
2026 थोड़ा सा जुकाम हो गया। 2026 क्या है, आयोजन किया गया। 2026 का आयोजन लखनऊ में किया गया। देखिए लखनऊ में किया गया और कृषि मंत्रालय के द्वारा किया गया, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। श्रावस्ती जिले के गुलरा, क्या लिखा है, गुलरा के नाला के संदर्भ में विचार कीजिए। फिर देखिए वही क्वेश्चन फिर आया है आपका। ये क्वेश्चन कौन सा है, जो आपके घटना सार में वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया। अभी तक जो हमने करवाया था वो आपका थ्योरी वाले पार्ट में दिया गया था, और ये जो करवा रहा हूँ ये वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है। जिले, देखिए जो 5 जून 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या किया था, श्रावस्ती जिले में गुलरा के नाला को आधिकारिक रूप से बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। कह रहे हैं आधिकारिक रूप से बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। यह स्थल भिनगा, क्या लिखा गया है, भिनगा आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत स्थित मीठे और स्वच्छ जल का एक अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र है। क्या है, यह स्थल भिनगा आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत मीठे और स्वच्छ जल का एक अनूठा पारिस्थितिक तंत्र है। ये कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, याद रख लेंगे। यही पूछ सकता है गुलरा जो केन नाला ये कहाँ पे है, तो श्रावस्ती जिले में, जहाँ की साक्षरता दर सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जा रही है। उत्तर प्रदेश महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कहाँ पे किया जा रहा है, तो इसकी स्थापना कुशीनगर में किया जा रहा है। कहाँ पे, कुशीनगर में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौसेना शौर्य वाटिका के संदर्भ में 30 मई 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में देश के पहले ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया। तो यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो दोनों लोग संयुक्त रूप से किए थे, तो सही ही मान सकते हैं। इस संग्रहालय में आइनस गोमती से प्राप्त कलाकृतियों और शस्त्र प्रणालियों की प्रदर्शनी लगाई गई, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे यहाँ क्या। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है, किसे उत्तर प्रदेश का पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो ये कौन है, राजीव कृष्ण, याद रख लेंगे, राजीव कृष्ण को नियुक्त किया गया है। करें, सरकार की हब एंड स्पोक विमानन रणनीति के तहत इजी कॉन्टेक्ट, याद रख लेंगे, इजी कॉन्टेक्ट मॉडल के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए एकीकृत होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है। भारत का पहला शहर कौन सा बना है, ये इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत, तो विमान रणनीति के तहत इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए एकीकृत, तो ये कौन सा बना है, वाराणसी बना है। भारत का पहला फर्स्ट सिटी बना है भारत का, याद रख लेंगे। यहाँ का उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट गंगा के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो गंगा किस लिए है, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जून 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या किया गया, इसका शुभारंभ किया गया। दूसरा कार्य, इस प्रोजेक्ट के तहत 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों को हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, तो पहला और दूसरा दोनों ही सही है। करें, 15 मई 2026 को उत्कृष्ट विधायक समिति द्वारा क्या करें, उत्कृष्ट विधायक समिति द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा का पहला उत्कृष्ट विधायक, ठीक है, बेस्ट लेजिस्लेटर किसे चुना गया, तो बेस्ट लेजिस्लेटर का किताब किसे चुना गया है, किसे मतलब किसे चुना गया विधानसभा, तो किसे चुना गया है, सुरेश कुमार खन्ना को चुना गया है। सुरेश कुमार इस समय खन्ना क्या है, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो यानी इनका नाम याद रख लेंगे, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री, ठीक है, सुरेश कुमार खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। करें, 10 मई 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में 6 नए मंत्रियों को शामिल होने के बाद मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या कितनी हो गई है, तो 6 मंत्रियों को नए शामिल करने के बाद उत्तर प्रदेश में मंत्रियों की संख्या कितनी हो गई है, उत्तर प्रदेश में मंत्रियों की संख्या 60 हो गई है। कितनी, 60 हो गई है। अब उन नए मंत्रियों का नाम भी याद कर लीजिए, हो सकता है पूछ ले, तो देखिए पूछने का कोई वो नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये याद रख लेंगे। पहला क्या है, पहले मंत्री का नाम क्या है, भूपेंद्र सिंह चौधरी, याद रख लेंगे, पहले पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी ये कैबिनेट मंत्री बना दिए गए हैं, तो इनका नाम क्या है,
भूपेंद्र सिंह चौधरी। ठीक है, तो भूपेंद्र सिंह चौधरी का नाम याद रख लेंगे। दूसरा किसका नाम याद रख लेंगे? मनोज कुमार पांडे। ठीक है, तो मनोज कुमार पांडे, ये सपा से गए थे भाजपा में। ठीक है, इनको भी कैबिनेट, तो इन दोनों को क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। ये भी कैबिनेट मिनिस्टर, सीएम मत समझिएगा, कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तीसरे कौन है? तीसरे अजीत सिंह पाल है। तो अजीत सिंह पाल, अजीत सिंह पाल, अजीत सिंह पाल को पहले ये राज्य मंत्री थे, अब ये स्वतंत्र प्रभार दिया गया। स्वतंत्र प्रभार मतलब थोड़ा सा पदोन्नति हो जाता है। अब यहाँ पर तीसरे हो गए। चौथे कौन से हो गए? सोमेंद्र तोमर हो गए। अजीत सिंह के बाद क्या हो गए? सोमेंद्र तोमर। तो सोमेंद्र तोमर याद रख लेंगे। ये कौन थे? ये भी राज्य मंत्री थे, अब ये स्वतंत्र प्रभार हो गए। पहले ये राज्य थे और राज्य से क्या हो गया, इनका स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया। सोमेंद्र तोमर। अब चार हो गए। अब पांचवा, पांचवा का नाम याद रख लेंगे। पांचवे कौन है? तो छह मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल करने में मंत्रियों की संख्या कितनी हो गई है ना? सोमेंद्र हो गए। इसके बाद क्या है? कृष्णा पासवान। तो याद रहे हैं, कृष्णा पासवान। कृष्णा पासवान ये क्या है? राज्य मंत्री बनाए गए, राज्य मंत्री बनाए गए। अभी मैं यहाँ पर 8 लिखूंगा, आप याद रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है? सुरेंद्र दिलेर। सुरेंद्र दिलेर, सुरेंद्र दिलेर जो है, ये भी राज्य मंत्री बन गए, राज्य मंत्री बने हैं। इसके बाद क्या है? छठवां सातवां आपके हो गया हंस राज विश्वकर्मा। हंस राज विश्वकर्मा, हंस राज विश्वकर्मा क्या है? राज्य मंत्री, राज्य मंत्री हंस राज विश्वकर्मा। आठवां, सातवां के बाद आठवां कैलाश सिंह राजपूत। तो यहाँ लिख दीजिए कैलाश सिंह राजपूत, राजपूत। तो कैलाश सिंह जो राजपूत हैं, ये भी राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। अब यहाँ पर देखेंगे 6 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। जब यहाँ पे कह रहे हैं कि 6 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, तो ये कौन कौन से हैं, ये बताना है कि कौन कौन से लोग हैं। अब देखिए यहाँ पे 6 मंत्रियों को पहले आपको याद रख लेंगे होंगे, भूपेंद्र सिंह चौधरी। तो पहले ये हो गया भूपेंद्र सिंह चौधरी। ठीक है, दूसरे कौन हो गए? मनोज कुमार पांडे। तो ये दूसरे हो गए मनोज कुमार पांडे। तो भूपेंद्र, ये दो ये हो गए। अब 4 कौन होंगे? अब यहाँ पर क्या लिखा गया है? यहाँ पे कृष्णा पासवान। तो यहाँ देखिए ये तीसरे ये हो गए। ठीक है, सुरेंद्र दिलेर चौथे ये हो गए, राज्य मंत्री बनाए गए हैं। पांचवें आपके कौन से हो गए? हंसराज विश्वकर्मा। और ये छठे हो गए आपके कैलाश सिंह राजपूत। ये चार, चार नीचे जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं, और ऊपर भूपेंद्र सिंह चौधरी और मनोज कुमार पांडे, इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। क्या है? कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो ये मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। अब यहाँ पर जो ये दिख रहे होंगे, अजीत सिंह पाल दिख रहे होंगे और सोमेंद्र तोमर दिख रहे होंगे। ये अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर ये मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए हैं। ये इनका बढ़ा दिया गया, मतलब इनकी पदोन्नति कर दी गई है, मतलब इनका रैंक आगे बढ़ा दिया गया है। पहले राज्य मंत्री थे, फिर अब क्या हो गया, ये स्वतंत्र प्रभार के हो गए। तो स्वतंत्र प्रभार के ये क्या हो गए, अब हिस्सा इनका मिल गया। राज्य थे, ये भी आपके स्वतंत्र प्रभार के हो गए। तो अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर ये स्वतंत्र राज्य से मंत्री से स्वतंत्र प्रभार में चले गए। थोड़ा आगे इनका बढ़ गया कुर्सी, चेयर। और यहाँ पर कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश सिंह राजपूत, ये चारों क्या है, उनको मंत्री बनाया गया। और उधर 2 लोग को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, भूपेंद्र सिंह चौधरी और मनोज कुमार पांडे। इन दोनों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। कैबिनेट मंत्री सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर हमने ये 60 देख लिया। अब यहाँ पर देखते हैं ना, हाल ही में जारी स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग, क्या कर रहे हैं, स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में उत्तर प्रदेश के कितने विद्यालयों को स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश के कितने विद्यालयों, उत्तर प्रदेश के कितने विद्यालयों को स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग में? बताइए। उत्तर प्रदेश के 11 विद्यालय को रैंकिंग, 11।
राष्ट्र सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने के मामले में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो सौर ऊर्जा से जो चरखा चलेगा इसको बढ़ावा देने में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। क्या याद रखेंगे? उत्तर प्रदेश का आपका यहाँ पे पहला स्थान पड़ता है। नहीं, देखते हैं। अरे हाल ही में सहारनपुर के शिवालिक क्षेत्र में सेंटर फॉर वाटर पीरू की शोध टीम द्वारा किस नदी के किनारे 6.5 करोड़ 6.5 करोड़ सोचिए 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के अंडे मिलने का दावा किया गया? सोचिए कितना पुराना है। तो क्या है, सहारनपुर का जो शिवालिक क्षेत्र वाला एरिया है वो कौन सा एरिया है? सहसरा। ठीक है, सहसरा नदी के, तो किस नदी के किनारे? सहसरा नदी के किनारे। इसी नदी के किनारे 6.5 करोड़ पुराने डायनासोर के अंडे मिलने का दावा किया गया है। 40 उत्तर प्रदेश की पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी विक्रमादित्य की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश की पहली पंचांग आधारित घड़ी विक्रमादित्य, ठीक है, जो वैदिक घड़ी है, पहली वैदिक पंचांग आधारित जो घड़ी है, तो वैदिक घड़ी है। आप पेपर में कहे वैदिक घड़ी कहाँ पे, ऐसे तब भी बता दीजिएगा। तो ये कहाँ पर स्थापित की गई है? तो काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी में स्थापित की गई है। कहाँ पे? काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी में। वैदिक पंचांग आधारित घड़ी है विक्रमादित्य। करें, साइकिल से 14 दिनों की कठिन यात्रा पूरी कर माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? पहले भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? दिव्या सिंह बनी है। कौन बनी है? दिव्या सिंह बनी है, ये याद रखें। कौन से? दिव्या सिंह। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी, ठीक है, ने उत्तर प्रदेश सरकार को किस नदी को राप्ती नदी की सहायक नदी का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है? तो एनजीटी, यहाँ जीजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ये बताइए कौन सी नदी है? तो सुआव नदी है। सुआव नदी है, पूछ सकता है सुआव किसकी सहायक नदी है? तो राप्ती की सहायक नदी है। राप्ती कहाँ बहती है? तो गोरखपुर में राप्ती नदी बहती है। तो ये सुआव इसकी सहायक नदी है, राप्ती की। इसको एनजीटी ने कहा है इसको सहायक नदी का दर्जा बहाल किया जाए। ठीक है, तो सहायक नदी का दर्जा बहाल होगा तो ये स्वच्छ हो जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर के लिए 15 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले दक्षिण पूर्व बाईपास के निर्माण हेतु लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया? तो आजमगढ़, याद रख लेंगे आजमगढ़। मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को गति देने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नया संस्करण लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में मार्च 2026 में। तो कौन सा लक्ष्य? निवेश मित्र 3.0। तो निवेश मित्र 3.0 लॉन्च। देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस प्रसिद्ध क्रिकेटर को खेल विभाग में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी किस प्रसिद्ध क्रिकेटर को खेल विभाग में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर बनाया नियुक्त किया गया? तो किसको? अभी ये क्वेश्चन आया था, तो किसको नियुक्त किया? रिंकू सिंह को नियुक्त किया। हम कहते हैं रिंकू सिंह को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऐतिहासिक 52 किलोमीटर लंबी वंश गोपाल 24 कोसी परिक्रमा यात्रा को पुनर्जीवित किया गया? वंश गोपाल 24 कोसी परिक्रमा यात्रा को पुनर्जीवित किया गया। तो ये कहाँ पे है? संभल। तो याद रख लेंगे संभल। कर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सर्वोच्च खेल सम्मान लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि को 3.11 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? अभी हमने बताया था 10 लाख कर दिए थे, भी क्वेश्चन आ चुका है। मार्च 2000 मार्च 28 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस 5वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बजट के संबंध में वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट
राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का 2.98% है। पहला यह एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित 3% की सीमा के भीतर है। तो कौन सा सही है? दोनों ही सही है। ठीक है, पहला और दूसरा देखते हैं ना। करें 9 फरवरी 2026 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश की पहली आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। करें वर्ष 2024-25 में राज्य के जीएसडीपी में कृषि और संबंध क्षेत्र का योगदान 25.8% प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 2024-25 में राज्य का प्रति व्यक्ति आय बढ़कर कितना हो गया है? 1,09,844 हो गया है। कितना? 1,09,844 हो गया है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है। तो ये याद रख लेंगे, पर कैपिटा इनकम क्या है पूछा जाता है कि पर कैपिटा इनकम बढ़कर कितना हो गया है राज्य की प्रति व्यक्ति आय। तो कितना? 1,09,844 हो गया है। और ये 25.8% कृषि और संबंध क्षेत्र का योगदान 25.8% प्रदर्शित करता है। यहाँ करें 22 फरवरी, क्या करें 22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस और एकीकृत मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किस शहर से किया? तो ये किस शहर से किया? मेरठ से किया। हाँ, मेरठ से 22 फरवरी 2026 को। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृत संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब मथुरा में गोवर्धन मथुरा में स्थापित किया जाएगा या वृंदावन मथुरा में स्थापित किया जाएगा, ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे आप मेन मथुरा में, क्योंकि जो आपका मथुरा में क्यों कर रहा हूँ? गोवर्धन और वृंदावन, वृंदावन थोड़ा सा उधर मथुरा के मेन सिटी में ही। अब देखिए ये कहाँ कैसे मेन सिटी में, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान और गो अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पे है? ये मथुरा में स्थित है। कहाँ पे? मथुरा में आपका जो कैंट छावनी है वहीं पर स्थित है। और उसी मथुरा के जो कैंट छावनी उसी परिसर में ये राष्ट्रीय गाय संस्कृत संग्रहालय का स्थापना किया जाएगा। उसी वहीं पर क्या है? राष्ट्रीय गाय संस्कृत संग्रहालय का स्थापना किया जाएगा। तो आप मथुरा कह सकते हैं, मेन कैंट के पास ही। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, जो वो है वो मेन कैंट के पास ही है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं गोवर्धन मथुरा या मथुरा कह सकते हैं, मेन मथुरा। ठीक है, अब क्या फरवरी 2026 में एटा स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य, क्या करें? एटा स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के कौन से क्रम में रामसर स्थल के रूप में की मान्यता प्राप्त हुई है? कौन से क्रम में ये प्राप्त हुई है? तो 11वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक, क्या 11वें? तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में धोखाधड़ी रोकने के और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए संपत्ति पंजीकरण प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए किस प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया है? तो किस प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया है? तो आधार आधारित प्रमाण, आधार ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर हर जिले के पारंपरिक व्यंजनों को पहचान व बाजार दिलाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? मतलब जो जिले की पारंपरिक व्यंजन है और उसकी पहचान, उसको बाजार दिलाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? एक जिला एक व्यंजन योजना। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, कौन से जिले में कौन सा व्यंजन प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, एक जिला एक व्यंजन योजना। नहीं, देखते हैं हमारा क्या। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य के पहले पूर्णतः एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन किया गया? एआई ने स्मार्ट पावर ग्रिड का लखनऊ में उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? लखनऊ में। फरवरी 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रौद्योगिकी आधारित सुशासन हेतु आईबीएम के एआई गॉटेक इनोवेशन सेंटर, क्या है? एआई गॉटेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन लखनऊ में किया गया। कहाँ पे? लखनऊ में किया गया। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए ने आईसीएमआर के सहयोग से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र के लिए
फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया? तो ये कहाँ पे किया? आईआईटी कानपुर में। आईआईटी कानपुर, यहाँ पर देखते हैं। पीएम सेतु योजना के तहत किस देश के सहयोग से कानपुर में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना करने की घोषणा की गई है? किस देश के सहयोग से? तो ये फ्रांस के सहयोग से। ठीक है, तो फ्रांस के सहयोग से हवाई जहाज वाला जितना चीज आएगा लगभग, अगर आपके ऑप्शन में फ्रांस दिया है, आपको कुछ आ नहीं रहा है कि इसमें क्या लगाए, तो आपका यहाँ पे फ्रांस ही लगा दीजिएगा। ठीक है। कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदन इको सेंसिटिव जोन घोषित किया? ये क्वेश्चन अभी आया था हाल ही में। तो ये किसको घोषित किया? तो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को। क्या याद रख लेंगे? पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, इसको क्या है? इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। ठीक है, ये याद रखें। ठीक, ये कहाँ पे है? ये गोंडा में स्थित है। कहाँ पे? गोंडा में स्थित है। नहीं, देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के राजभवन राज्यपाल आवास, जो राज्यपाल का आवास है, उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? राज्यपाल आवास का नाम बदलकर क्या रखा गया है? उसका जन भवन नाम रखा गया है। क्या रखा गया है? जन भवन रखा गया है। ये याद रखिए। क्या? जन भवन। बस इतना ही क्वेश्चन आपका था। तो जो भी आपकी चीजें, ये आपका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो ऐप पे मिल जाएगा। ऐप में भी डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री मटेरियल नाम से एक आपका फोल्डर बना है, वहीं पे ये सब मिल जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा लगेगा थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।